नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान के अभयारण्यों के बारे में। अभयारण्यों के बारे में भी हमने कई प्रकार के सामान्य ज्ञान के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब आज हम पढ़ रहे थे राजस्थान के राष्ट्रीय अभयारण्य के बारे में। राजस्थान के राष्ट्रीय अभयारण्य में भी हमने क्या कर लिया है, रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य को कर लिया है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर कब घोषित किया गया था? 1973 में किया गया था। और इसे कब अभयारण्य का दर्जा, राष्ट्रीय अभयारण्य का दर्जा मिला था, इसके बारे में हमने सही विस्तारपूर्वक चर्चाएं कर लिया है। अब हम आज दूसरे राष्ट्रीय अभयारण्य के बारे में बात करेंगे, केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य। दूसरा राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है? लिखो दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य। राष्ट्रीय अभयारण्य केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य। कौन सा दूसरा राष्ट्रीय अभयारण्य है? केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य। पहली बात से तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है आपसे पूछ लिया जाए तो भरतपुर में। भरतपुर में कौन सा अभयारण्य है? केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य भरतपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसको अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया? तो इसे अभयारण्य का दर्जा, लिखो दोस्तों, क्या? अभयारण्य का दर्जा। अभयारण्य का दर्जा। अभयारण्य का दर्जा कब मिला आपसे पूछ लिया जाए तो इसे 1951 में अभयारण्य का दर्जा मिला। किसे? केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य को अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया? 1951 में दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 में दिया गया। लिखो दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया आपसे पूछ लिया जाए तो 1981 में। और किसके प्रयासों से? डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो लिखो दोस्तों, डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से। सलीम अली के प्रयासों से इसे क्या बोलते हैं? पक्षियों के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से इसे अभयारण्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1981 में दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे और चर्चा करते हैं, इसे राज्य को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? तो इसे रामसर साइट में कब शामिल किया गया? 1981 में इसे राज्य के प्रथम रामसर साइट घोषित किया गया। लिखो दोस्तों, इस अभयारण्य को 1981 में राज्य की प्रथम रामसर साइट घोषित किया गया। प्रथम रामसर साइट घोषित किया गया। साइट घोषित किया गया। तो आपसे पूछ ली जाए राजस्थान की राज्य की प्रथम रामसर साइट कौन सी है? तो केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य। मैंने अभयारण्यों का टॉपिक चालू करवाया था तो मैंने बताया था कि राजस्थान में दो रामसर साइट हैं। एक तो केवलादेव रामसर साइट जिसे 1981 में दर्जा मिला, और दूसरी रामसर साइट कौन सी है वो आपको कमेंट करके बताना है और कब इसे घोषित किया गया था। तो राजस्थान में अभी तक वर्तमान में दो रामसर साइट है, तो दूसरी रामसर साइट कब और किसे घोषित किया गया यह आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इसे यूनेस्को धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया। इस अभयारण्य को लिखो दोस्तों, इसे 1985 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए विश्व धरोहर की सूची में कब व किसे शामिल किया गया? तो केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य को विश्व धरोहर की सूची में 1985 में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इसे पानी की आपूर्ति बाणगंगा नदी व गंभीरी नदी के संगम पर स्थित है। यह कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? और पानी की आपूर्ति इसे आंजना बांध और पांचना बांध पानी की उपलब्धि कराने का काम करते हैं। तो लिखो, यह गंभीरी व भेड़च नदी के संगम पर स्थित है। यह गंभीरी व बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है। गंभीरी व बाणगंगा के संगम पर
के संगम पर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए ये जो अभ्यारण्य है केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो बाणगंगा व गंभीरी नदियों के संगम पर ये स्थित है। आगे बात करते हैं इस अभ्यारण्य को पानी की आपूर्ति अनजाना व पंचाना बांध करते हैं। अनजाना व पांचना बांध करते हैं। पांचना बांध करते हैं। तो इसे पानी की आपूर्ति कराने वाले बांधों का नाम पूछ ले तो कौन सा है? पांचना बांध। ये वही बांध है जो मिट्टी से निर्मित राजस्थान का प्रथम बांध आपसे पूछ लिया जाए तो पांचना बांध स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये पानी की अनजाना बांध व पांचना बांध क्या करते हैं? पानी की आपूर्ति कराने का काम करते हैं। किसे? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है दोस्तों, आगे और चर्चा करें तो केवलादेव राष्ट्रीय अनजाना बांध को क्या कहते हैं? अनजाना बांध को क्या कहा जाता है? केवलादेव की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे देखो दोस्तों, इसे केवलादेव की जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा कहा जाता है। तो केवलादेव की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो अनजाना बांध को केवलादेव की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो यह अभ्यारण्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे घना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। इसे घना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। के नाम से भी जाना जाता है। तो और इसे किस नाम से जाना जाता है? आपसे पूछ लिया जाए केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को घना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। इस अभ्यारण्य में 113 विदेशी प्रवासी पक्षी। लिखो दोस्तों, इस अभ्यारण्य में 113 विदेशी प्रजातियों के पक्षी विदेशी प्रजातियों के पक्षी 113 तो किस प्रजातियों के पक्षी? 113 तो विदेशी प्रजातियों के पक्षी तथा कितने? 113 वह तथा 392 भारत की प्रजातियों के पक्षी मिलते हैं। तथा 392 भारतीय प्रजातियों के पक्षी मिलते हैं। भारतीय प्रजातियों के पक्षी मिलते हैं। तो कितनी प्रजातियों के? 113 प्रजाति तो विदेशी पक्षी व 392 प्रजातियों के कौन से पक्षी मिलते हैं? भारतीय प्रजातियों के पक्षी मिलते हैं। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? इसी कारण इस अभ्यारण्य को एशिया का क्या कहा जाता है? एशिया के केवलादेव अभ्यारण्य को एशिया के सबसे बड़ा पक्षी प्रजनन स्थली कहा जाता है। इसी कारण देखो, इसे एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली कहा जाता है। पक्षी प्रजनन स्थली कहा जाता है। तो एशिया में सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली किसे कहा जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं। इससे पहले हम एक बार इसका फिर से रिवीजन करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में तो स्थित है। ठीक है दोस्तों,
आगे बात करते हैं इसको अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया, तो 1951 में इसे अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, किसके प्रयासों से इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, तो सलीम अली के प्रयासों से इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और राष्ट्रीय उद्यान भी कब बनाया गया, इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इसे राजस्थान की पहली रामसर साइट घोषित किया गया, किसे, केवलादेव पक्षी अभयारण्य को। राष्ट्रीय साइट कब घोषित किया गया आपसे पूछ लिया जाए तो 1981 में राजस्थान की पहली रामसर साइट केवलादेव पक्षी अभयारण्य को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इसे केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1985 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, यह अभयारण्य किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो गंभीरी व बाणगंगा नदियों के संगम पर कौन सा अभयारण्य स्थित है, केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य स्थित है। आगे बात करते हैं, इसे पानी की आपूर्ति कराने वाले बांधों का क्या नाम है, तो एक तो अंजाना बांध और एक पांचना बांध। अंजान बांध या पांचना बांध इसे पानी की आपूर्ति कराने का काम करते हैं। इसी में भी सबसे ज्यादा पानी की आपूर्ति कराने का काम कौन सा करता है, तो अंजाना बांध करता है। इसे केवलादेव की क्या कहा जाता है, केवलादेव अभयारण्य की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस अभयारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो घना पक्षी अभयारण्य के नाम से भी किसे जाना जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य को जाना जाता है। कौन सा पक्षी, के घना पक्षी अभयारण्य के नाम से इस केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें 113 प्रकार की विदेशी प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं तथा 392 प्रकार के भारतीय प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इतने प्रकार की प्रजातियों के पक्षी पाए जाने के कारण इसे एशिया में सबसे बड़े पक्षियों की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, इतने प्रकार की विदेशी तथा स्वदेशी अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए इसे एशिया में सबसे बड़े पक्षी प्रजनन स्थली के नाम से किसे जाने लगा, साइबेरियन सार्स प्रकार के यहाँ पे पक्षी भी प्रजनन करने के लिए विदेशों से आते हैं। ठीक है, तो इसे केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य को जाने लगा। ये बात करेंगे हम इसमें कि कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले उससे पहले। दोस्तों, हम बात करते हैं आगे केवलादेव पक्षी अभयारण्य में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं। प्रमुख पक्षियों के बारे में बात करें तो इसमें कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं। पहले तो लिखो इसके प्रमुख वन्य जीव, प्रमुख वन्य जीव, कौन कौन से वन्य जीव इसमें प्रमुख रूप से पाए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हंस है, सुकर है, सरिका है, चकवा चकवी है, कोयल है, ये इसमें प्रमुख पक्षी पाए जाते हैं। जैसे कोयल, चकवा चकवी, हंस है, सरस है, सारस या सरस। आगे बात करते हैं, मोर है और किस प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं इसमें, जैसे सुकर है, सुकर पक्षी और एक इसमें आता है जो प्रमुख रूप से क्या, साइबेरियन सार्स यहां पर क्या आते हैं, प्रजनन करने के लिए आते हैं। यहां प्रमुख रूप से साइबेरियन सार्स, यहां प्रमुख रूप से साइबेरियन सार्स प्रजनन करने के लिए आते हैं, प्रजनन करने के लिए यहां आते हैं। तो साइबेरियन सार्स कहां प्रजनन करने के लिए आते हैं, एशिया में सबसे बड़े साइबेरियन सार्स प्रजनन करने के लिए कहां आते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य में प्रजनन करने के लिए आते हैं। और इसका प्रसिद्ध घास आप लिखो, कौन सा इसका प्रसिद्ध घास है, तो कुकुट इसका प्रसिद्ध घास है, या मोतिया घास। मोतिया घास में इसकी प्रसिद्ध घास लिखो पहले तो, प्रसिद्ध घास कौन सा, इसका प्रसिद्ध घास है कुकुट्स। कुकुट्स घास है, कुकुट घास किसके लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध घास है कुरुकुट घास। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं मोतिया घास। कौन सा घास, मोतिया घास या एंचा घास।
मोथा घास या एंचा घास में इसकी उलझने के कारण क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मोथा घास या एंचा घास में उलझने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। उलझने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए साइबेरियन सार्स की मृत्यु सर्वाधिक किस कारण होती है, तो एंचा घास में उलझने के कारण या मोथिया घास में उलझने के कारण साइबेरियन सार्स की क्या हो जाती है, ज्यादा मृत्यु हो जाती है इस अभयारण्य में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यहीं पे इस उद्यान में पाइथन, पोरस और अजगर देखे जा सकते हैं। सर्वाधिक क्या देखे जा सकते हैं इस अभयारण्य में पाइथन, पायरस और क्या अजगर देखने को मिलते हैं। पाइथन पॉइंट्स या अजगर देखने को मिलते हैं। पाइथन पॉइंट्स व अजगर देखे जाते हैं। अजगर देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस एक नोट लगा के लिखो, इस अभयारण्य को पक्षियों की श्रवण स्थली कहते हैं। पक्षियों की श्रवण स्थली, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। श्रवण स्थली कहते हैं। तो पक्षियों की श्रवण स्थली किस अभयारण्य को कहते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य को कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने अभी क्या पढ़ाया, प्रमुख जीव कौन कौन से पाए जाते हैं या वन्य जीव कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे कोयल है, चकवा चकवी है, हंस है, सार्स है, मोर है, शुकर पक्षी है, ये इसमें सर्वाधिक देखने के लिए मिलते हैं। और विदेशी पक्षियों में प्रमुख रूप से साइबेरियन सार्स जो विदेश से यहाँ हमारे केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य में प्रजनन करने के लिए आते हैं। इसका प्रसिद्ध घास आप की बात करें तो कुकुट इसका प्रसिद्ध घास है। बात करते हैं साइबेरियन सार्स, मोथा तथा एंचा नामक घास में उलझने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि साइबेरियन सार्स की मृत्यु किस घास में उलझने के कारण मृत्यु हो जाती है, तो कौन सा, मोथा घास व एंचा घास में उलझने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ये कौन से अभयारण्य में है, तो केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य में। इस अभयारण्य में पाइथन, पायरस व अजगर देखने के लिए सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम अगला तीसरा राष्ट्रीय अभयारण्य के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं तीसरा राष्ट्रीय अभयारण्य। तीसरा राष्ट्रीय अभयारण्य कहां पर स्थित है और कौन सा है, तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। कितने जिलों में फैला हुआ है, तो 4 जिलों में फैला हुआ है। एक तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। कौन सा अभयारण्य फैला हुआ है, चित्तौड़गढ़। कौन सा अभयारण्य फैला हुआ है, तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। इसे अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया, तो 1955 में इसे अभयारण्य का दर्जा दिया गया। कब, 1900 अभयारण्य का दर्जा लिखो, अभयारण्य का दर्जा कब मिला, आपसे पूछ लिया जाए तो 1955 में इसे अभयारण्य का दर्जा मिला। ठीक है दोस्तों, 1955 में इसे अभयारण्य का दर्जा मिला। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 9 जनवरी 2012 को दिया गया। लिखो दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 9 जनवरी, लिखो दोस्तों 9 जनवरी
जनवरी 2012 को किसका दर्जा दिया गया? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अब आगे बात करते हैं, इसे बाघ परियोजना कब घोषित किया गया? तो बाघ परियोजना कब घोषित किया गया? बाघ परियोजना कब घोषित किया गया? इसे बाघ परियोजना 1973 में घोषित किया गया। 1973 में घोषित किया गया। बाघ परियोजना 1973 में घोषित किया गया। यह कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? आपसे पूछ लिया जाए तो यह काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित है। यह काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित है। आहू नदी के संगम पर स्थित है। संगम पर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए यह अभ्यारण्य किस नदी के संगम पर स्थित है? तो आहू व काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ये प्रसिद्ध क्यों है? तो ये गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य, लिखो दोस्तों, यह अभ्यारण्य गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। तोते के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा अभ्यारण्य गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है? आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा अभ्यारण्य? मुकुंदरा हिल्स उद्यान गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, और आगे चर्चा करते हैं। सर्वाधिक जीव इस अभ्यारण्य में देखे जाते हैं। लिखो दोस्तों, इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक जीव देखने को मिलते हैं। इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक जीव देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक जीव देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक जीव कौन से अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं? तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस अभ्यारण्य में आदि मानव के शैल्य चित्र प्राप्त हुए हैं। इस अभ्यारण्य में आदि मानव के शैल्य चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इस अभ्यारण्य में एक अबलीमीनी का महल भी स्थित है। तो किसका महल स्थित है इस उद्यान में? लिखो दोस्तों, इस उद्यान में अबलीमीनी का महल स्थित है। अबलीमीनी का महल स्थित है। इसके आगे नीचे लिखो, इसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। इसे अबलीमीनी के महल को इसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ताजमहल कहा जाता है। तो हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? अबलीमीनी के महल को कहा जाता है। जबकि राजस्थान का ताजमहल आपसे पूछ लिया जाए तो किसे कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा को कहा जाता है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था। और वो जसवंतथड़ा कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए राजस्थान का ताजमहल, तो जसवंतथड़ा जोधपुर में स्थित है। सरदार सिंह ने उसका निर्माण करवाया था और राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। उसी प्रकार हाड़ौती का ताजमहल ये ये मुकुंदरा हिल्स कहाँ पड़ता है? कोटा में पड़ता है। और कोटा किस क्षेत्र में पड़ता है? हाड़ौती में पड़ता है। तो हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो अबलीमीनी के महल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यहाँ पर गुप्तकालीन मंदिर भी स्थित है। तो यहाँ इस अभ्यारण्य में ऐसे लिख लो, इसमें गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। मंदिर
स्थित हैं। तो गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है आपसे पूछ लिया जाए तो गुप्तकालीन मंदिर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभयारण्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका तीसरा राष्ट्रीय उद्यान। तीसरे राष्ट्रीय उद्यान में हमने क्या पढ़ा अभी तक कि तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है आपसे पूछ लिया जाए तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़ क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा अभयारण्य स्थित है, ये मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने क्या चर्चा की, इसे अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया, तो इसे अभयारण्य का दर्जा 1955 में इसे अभयारण्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसके बाद में हमने आगे बात करी कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मुकुंदरा हिल्स को कब मिला, तो 9 जनवरी 2012 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसके बाद में इसे बाघ परियोजना भी घोषित किया गया, राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना इसे घोषित किया गया था मुकुंदरा हिल्स को। तो आपसे पूछ ली जाए, राजस्थान की मैंने 4 बाघ परियोजना पढ़ाई है, तो 4 बाघ परियोजना कौन सी है, एक तो रणथंभौर सर्वप्रथम, दूसरी सरिस्का और तीसरी मुकुंदरा हिल्स थी, और चौथी बाघ परियोजना रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो बूंदी में स्थित है और भारत की 52वीं बाघ परियोजना थी वो। तो ये तीसरी बाघ परियोजना कब घोषित किया गया, 2013 करो, सॉरी दोस्तों, बाघ परियोजना, हाँ बाघ परियोजना 1973 नहीं 2013 में इसे बाघ परियोजना के रूप में घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 2013 में, आगे बात करते हैं इस अभयारण्य को गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। तो गागरोनी तोते के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है आपसे पूछ लिया जाए तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभयारण्य गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं यहाँ सर्वाधिक जीव देखने को लिए मिलते हैं। आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक जीव किस अभयारण्य में देखने के लिए मिलते हैं तो मुकुंदरा हिल्स में, और सर्वाधिक पक्षी किस अभयारण्य में देखने के लिए मिलते हैं तो केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं यहाँ आदि मानव के शल्य चित्र प्राप्त हुए हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए आदि मानव के शल्य चित्र किस अभयारण्य में प्राप्त हुए तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभयारण्य में प्राप्त हुए हैं। आपसे पूछ लिया जाए अबली मिनी का महल कहाँ स्थित है तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभयारण्य में अबली मिनी का महल स्थित है, और इसे क्या कहा जाता है, हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इस अभयारण्य में गुप्तकालीन मंदिर भी प्राप्त, गुप्तकालीन जो मंदिर, गुप्तकालीनों के मंदिरों के अवशेष भी कहां से प्राप्त हुए हैं, हमें मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभयारण्य से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, आगे हम करेंगे जो राजस्थान में 27 अभयारण्य हैं उनके बारे में हम एक एक अभयारण्य के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मरू राष्ट्रीय उद्यान है, केवल जैसे ये चूरू में तालछापर अभयारण्य है, इसी प्रकार माउंट आबू में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। इस प्रकार हर एक एक अभयारण्य के बारे में अगली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन हुआ इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप इसे सब्सक्राइब करके रखेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।